नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो मोदी सरकार, नई एनडीए सरकार का बनना तय है। रविवार को शपथ हो रही है। अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि ये सरकार कितना चलेगी। कुछ महीने, 6 महीने, साल, 2 साल या पूरे 5 साल। कुल मिलाकर ये सरकार कितना चलेगी, ये सब कुछ मोदी जी पर निर्भर करता है। मोदी जी अगर बायोलॉजिकल बने रहे और जो एनडीए के साथी खड़े हैं उनको मानकर चले कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, यानी देवता हैं और इनकी पूजा अर्चना करती रहनी है, तो पूरे 5 साल सरकार चलेगी। मोदी जी पर डिपेंड करता है कि ये सरकार कितना चलेगी। मोदी जी को इसके लिए खुद को बदलना होगा। वो खुद को कितना बदल पाएंगे? नहीं बदल पाएंगे। अगर उनकी आत्मकथा लिखने वाले मशहूर पत्रकार निरंजन मुखोपाध्याय की बात माने तो मोदी जी बदल जाएंगे, ऐसा कहना बहुत बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव है। अगर वो बदलेंगे नहीं तो फिर सरकार कितना चलेगी? अगले 6 महीने में, 5 महीने में जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में चुनाव होने हैं। चारों जगह बीजेपी मजबूत स्थिति में नहीं है। हरियाणा और महाराष्ट्र में तो हार की आशंका उसे अभी से सताने लगी है। तो क्या इन चुनावों के साथ ही हम कुछ बदलाव देखेंगे केंद्र में? इसका भी एक रिलेशन है, एक पॉलिटिकल इक्वेशन है जो मैं आपको बताने की, समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मोदी जी को क्यों बदलना चाहिए? ऐसा ऐसा मोदी जी इस समय क्या कर रहे हैं जिसमें बदलाव लाना चाहिए गठबंधन की सरकार के लिए? गठबंधन की सरकार के लिए आपको लचीला होना पड़ता है। आपको सत्ता का विकेंद्रीयकरण करना पड़ता है, लेकिन मोदी जी को तो आदत सत्ता के केंद्रीयकरण की है। कैबिनेट की बैठकें अभी होती हैं, निर्णय थोप दिए जाते हैं। अभी सरकार भी जेब में है, संगठन भी जेब में है। कोई ची नहीं कर पाता, चू नहीं कर पाता। लेकिन तेलुगु देशम पार्टी के लोग आएंगे, एकनाथ शिंदे की पार्टी के लोग आएंगे, नीतीश की पार्टी के लोग आएंगे, मंत्रिमंडल में होंगे, चिराग पासवान के लोग होंगे, और भी लोग होंगे। करीब 10-12 बाहर के कैबिनेट मंत्री होंगे, 10-12 बाहर के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले होंगे। और वो भी कुछ ना कुछ बोलेंगे, कंसल्टेशन होगा। मोदी जी को कितना पसंद आएगा पता नहीं। गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो निरंजन मुखोपाध्याय कहते हैं कि सरकार सीएमओ से चलती थी, चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से चलती थी। सारे फैसले वहीं होते थे। और मोदी जी बड़े गर्व से एक बार निरंजन मुखोपाध्याय से बोले थे कि सिंगल विंडो सिस्टम हो गया है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मंत्रालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। सीएमओ आओ और अपना काम कराकर चले जाओ। दिल्ली आए तो ये सीएमओ पीएमओ हो गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से पूरी सरकार चलती है। कैबिनेट मंत्रियों को भी निर्देश दे दिए जाते हैं, उनको उसी हिसाब से पालना करनी पड़ती है। निरंजन मुखोपाध्याय ने यह भी कहा कि मोदी जी जब बचपन में नाटक करते थे स्कूल में तो मुख्य रोल नहीं मिले तो भाग जाते थे, कहते कि अब मैं कोई छोटा मोटा रोल नहीं करूंगा। लेकिन गठबंधन में तो कभी कभी छोटा मोटा रोल भी करना पड़ेगा। हमेशा हर बार मुख्य रोल में हो, लेकिन आपकी हर बात मान ली जाए ये जरूरी नहीं है। जब बात मानी नहीं जाए तो बीच का रास्ता कैसे निकाला जाएगा, इस बात को सीखना पड़ेगा। इस बात की आदत नहीं है, फितरत नहीं है, शख्सियत नहीं है, ना मोदी में, ना उनके नंबर 2 अमित शाह में। तो अब फिर सवाल उठता है। निरंजन मुखोपाध्याय कहते हैं कि जैसे अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, ईश्वर का अवतार जैसी संज्ञा खुद को दे दी थी। ऐसा भी एक बार बहुत पहले भी किया था। निरंजन मुखोपाध्याय कहते हैं कि एक बार मोदी जी ने कहा कि उनके मन में एक विचार आया कि कैसे 2 ग्रिड बनाए जा सकते हैं, एक एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रिड बिजली का और एक औद्योगिक सेक्टर का ग्रिड, ताकि किसानों को सस्ती बिजली मिले और बिजली का वितरण भी सही ढंग से हो सके। ये तो मैंने उनसे पूछा कि ये आपको कैसे पता लगा? उसने कहा कुछ ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वरीय गिफ्ट है। बाद में पता लगा कि बिजली विभाग के एक बड़े अधिकारी ने ये आइडिया दिया था। निरंजन मुखोपाध्याय आगे अपनी किताब में भी शायद उन्होंने लिखा है, और एक डिजिटल चैनल पर वो चर्चा के दौरान बता रहे थे कि मोदी जी ने कहा कि वो हिमालय पर तपस्या करने चले गए थे। कोलकाता के जो रामकृष्ण मिशन है वहां पर उन्होंने लंबा समय गुजारा था। और फिर मोदी जी ने आगे कहा कि कभी कभी मुझे लगता है मैं वहीं हूं, मैं पहाड़ों पर ही हूं, पहाड़ों से नीचे नहीं उतरा हूं। तो इस तरह का रवैया, इस तरह का ऑरा रहा है जो गठबंधन सरकार में नहीं चल पाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड,
नेशनल रजिस्टर फॉर कास्ट एनआरसी, फिर यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन, पब्लिक सेक्टर यूनिट में विनिवेश, डिलिमिटेशन, महिला आरक्षण, ये सब मुद्दे हाशिए पर क्या रखने पड़ेंगे? नहीं रखें तो दिक्कत पैदा हो सकती है। निरंजन मुखोपाध्याय कहते हैं कि मोदी जी को हिंदुत्व करने का, हिंदू मुसलमान करने की एक तरह से खून में है, आदत सी पड़ गई है और इससे वो बच नहीं सकते। चुनाव आएंगे तो वो ये सब करेंगे। अब जब चुनाव आएंगे, जिसकी तरफ मैंने इशारा किया था, जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, हिमाचल का माफ कीजिएगा, हरियाणा का हो, महाराष्ट्र का हो, झारखंड का हो, वहां चुनाव प्रचार करने जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से निरंजन के अनुसार हिंदू मुसलमान करेंगे। तो ये हिंदू मुसलमान करना क्या पसंद आएगा नीतीश कुमार को? क्या चंद्रबाबू नायडू को करना ये पसंद आएगा? बड़ा सवाल उठता है। जातीय जनगणना की बात नीतीश पहले भी कर चुके हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के वो खिलाफ हैं। अग्निवीर की समीक्षा की बात वो और चिराग पासवान कर रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी को बीच के रास्ता निकालना या बीच के रास्ते पर चलने की आदत नहीं है। ये आदत तेजी से पालनी पड़ेगी। कुल मिलाकर वो बड़ी तेजी से बदल भी रहे हैं। अब उनके मुंह से ये मोदी की सरकार है, मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, वो नहीं निकल रहा। अब एनडीए की सरकार है, मध्यम वर्ग की प्राथमिकताएं याद आ रही हैं। एनडीए वट वृक्ष है, एनडीए मिलकर काम करेगा, एनडीए नई शक्ति के साथ काम करेगा। यानी हर चीज में वो एनडीए शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये आदत उन्हें धीरे धीरे डालनी पड़ेगी, लंबे समय के लिए डालनी पड़ेगी। स्पीकर को लेकर अभी विवाद खत्म हुआ है या नहीं हुआ है, मैं उस पर अंतिम तौर पर नहीं कर सकता। लेकिन पता नहीं क्यों टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू ने एक पत्रकार को भी कहा था, एक विदेशी पत्रकार है जिन्होंने किताब भी लिखी चंद्रबाबू नायडू पर, 2022 में भी उन्होंने कहा था कि मोदी जी पर भरोसा नहीं। उनको लगता है कि मोदी जी उनकी पार्टी को तोड़ देंगे। उनकी आदत है कि छोटे भाई की तरह साथ में राज्य में आते हैं, बड़ा भाई कह के सम्मान देते हैं और फिर नीचे से कालीन छीन लेते हैं। तो इतना अविश्वास है। तो ऐसे में देखना पड़ेगा कि मोदी जी क्या करेंगे। यूसीसी का मुद्दा, डिलिमिटेशन का मुद्दा, वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा, जो और कुछ एजेंडा है आरएसएस का, उसके अनुसार नहीं चलते हैं तो हिंदू वोट बैंक में उनकी क्या इमेज बन के रह जाएगी। और अगर इन मुद्दों को अमल में लाने की कोशिश करते हैं तो स्वाभाविक है कि सरकार के गिरने की नौबत आ जाएगी। क्योंकि कुल मिलाकर 30 लोगों को इधर से उधर होना है और कहानी पलट कर रह जाएगी, या 20 लोगों को इधर से उधर होना है और कहानी पलट कर रह जाएगी। निरंजन मुखोपाध्याय तो ये भी कहते हैं कि संघ के एजेंडा पर अमल नहीं किया तो संघ भी इशारा कर सकता है अपने कार्यकर्ताओं को कि आप अपने हिसाब से तय कीजिए कि क्या करना है। और संघ का कार्यकर्ता सड़क पर विरोध में आ गया मोदी जी के, एनडीए सरकार के, तो फिर मोदी जी की स्थिति क्या रहेगी? क्या इमेज हिंदू वोट बैंक में, उग्र हिंदुत्व में यकीन करने वालों में रहेगी? राष्ट्रवादी हिंदू राष्ट्रवाद में यकीन करने वालों में क्या रहेगी? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। बड़ी कठिन डगर है पनघट की, पनघट की डगर बहुत कड़ी है, ये बात तय है। इस बीच कांग्रेस और इंडिया संसद और संसद के बाहर सड़क पर किस तरह का अपना पॉलिटिक्स करती है, विपक्ष की राजनीति करती है, इस पर भी गौर करना जरूरी होगा। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन के जरिए आपको जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।